तो यहाँ पर चर्चा करता है अपने तुजुक बाबरी में या बाबरनामा में कि कृष्णदेवराय सर्वाधिक शक्तिशाली शासक यहाँ पर थे, और यहाँ की उसने राजनीति के साथ साथ सामाजिक और इसके साथ साथ यहाँ के पशु पौधे और यहाँ की फूल पत्तियों और यहाँ के पशु पक्षियों के विषय में भी इसने कुछ लिखा है। ठीक है, यह एक मुबैयान नामक, ठीक है, पद्य शैली का जन्मदाता था, ठीक है। और रिसाले उसज नामक इसके एक रचना है, रिसाले उसज नामक यह एक पद्य की रचना, छोटे इसके पद्य का संग्रह कहलाता था। और इस तरीके से कहा जाता है कि यह एक साहित्यिक शासक था जिसने एक मुबैयान नामक शैली का जन्मदाता इसको माना जाता है। और तुजुक बाबरी जो तुर्की भाषा में लिखा गया उसे बाबरनामा के नाम से भी जाना जाता है। बाद में इसका फारसी भाषा में और बाद में इसका अंग्रेजी भाषा में भी अनुवाद किया गया। फारसी भाषा में आपके इर्सिकन और अब्दुल रहीम खान खाना ने अनुवाद किया था, और श्रीमती बेवरीज नामक एक महिला ने इसे अंग्रेजी भाषा में इसका अनुवाद किया था। ठीक है, अब हम आते हैं इसके बाद के बादशाह हुमायूं के विषय में। ठीक है, हुमायूं बाबर के 4 लड़कों में हुमायूं सबसे बड़ा उसका पुत्र था। 26 दिसंबर 1530 को इसके डेथ के बाद 4 दिन बाद यानी 30 दिसंबर 1530 को यह आगरा की गद्दी पर बैठता है। देखिए उस समय दिल्ली के स्थान पर इसने आगरा को अपनी राजधानी बनाया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि दिल्ली के स्थान पर आगरा को राजधानी बनाया और आगरा पर यह गद्दी पर बैठा। ठीक है, इसके 4 पुत्र थे। एक 4 पुत्रों में एक हुमायूं, हुमायूं के बाद कामरान, कामरान के बाद अश्करी, अश्करी के बाद हिंदाल। यह बाबर के 4 पुत्र हैं। ठीक है, दिल्ली की आगरा की गद्दी पर बैठने के बाद हुमायूं एक पूरे मुगल साम्राज्य का ये पहला शासक होता है जिसने अपनी सत्ता का विभाजन कर दिया था अपने भाइयों के बीच में, जो कि इसकी बहुत बड़ी भूल साबित होती है। इसकी बहुत बड़ी भूल साबित होती है। इसने क्या किया कि कामरान को काबुल और कांधार दे दिया, काबुल प्लस कांधार दे दिया। किसको? कामरान को। अश्करी को इसने संभल दे दिया, अश्करी को संभल दे दिया, और हिंदाल को अलवर दे दिया। ठीक है, जब बाबर की मृत्यु होती है तो उस समय इसका एक वजीर जो मुख्य था, निजामुद्दीन नामक नाम था, उसने क्या किया, बाबर के बहनोई, ठीक है, मेहदी ख्वाजा को यह उसके मुगल साम्राज्य की गद्दी पर बैठाने की कोशिश की। नाम क्या था उसका? निजामुद्दीन। निजामुद्दीन यह क्या था? वजीर था बाबर का। और इसने क्या किया, मेहदी ख्वाजा को, मेहदी ख्वाजा को मुगल साम्राज्य की गद्दी पर बैठाने की कोशिश की। यह मेहदी ख्वाजा क्या था? बाबर का बहनोई था, बाबर का बहनोई। ठीक है, ये प्रयास करता है लेकिन हुमायूं की शक्ति के आगे यह विफल हो जाता है और इसने यह प्रयास छोड़ दिया। यानी कि मेहदी ख्वाजा को मुगल साम्राज्य की गद्दी पर बैठाने का विचार ये त्याग देता है। हुमायूं शासक बनता है और वह अपने भाइयों के बीच सत्ता का विभाजन करता है। कामरान को काबुल और कांधार, अश्करी को संभल और हिंदाल को अलवर सौंपता है। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि हुमायूं का जो शासन करता है
हुमायूं का शासनकाल 1530 से लेकर 40, और फिर उसके बाद 1555 से लेकर 56। ठीक है। अब हम इसके कुछ प्रमुख युद्धों के बारे में आपको बताएंगे। इसका एकमात्र जो प्रबल शत्रु रहता वो गुजरात का शासक बहादुर शाह रहता। ठीक है, उससे इसका युद्ध होता है। और उसके बाद शेर शाह सूरी, जो शेर खां के नाम से था, बाद में उसका शेर शाह सूरी नाम पड़ता है, वह भी अफगान इसका प्रबल शत्रु के रूप में उभर कर आता है। ठीक है, बाबर के साथ एक बार युद्ध के दौरान उसने हुमायूं को चिताया था, शेर शाह के विषय में कहा था। बाबर कहता है कि मुझे इस अफगान के माथे पर राज तिलक के लक्षण नजर आते हैं, इससे सदैव सावधान रहना, इससे सदैव सतर्क रहना। ठीक है, बाबर ने कहा था। ठीक है, हुमायूं ने क्या किया कि 1532 में, ध्यान रखिएगा, 1532 में 2 युद्ध इसके लड़े जाते हैं। एक युद्ध उसने दोहरिया का युद्ध लड़ा अफगानों के विरुद्ध, और दूसरा युद्ध उसने चुनार का लड़ा, चुनार। ठीक है, बहरहाल ये दोनों युद्ध सिर्फ जानते रहिए। अफगानों के विरुद्ध चुनार का जो युद्ध था, इसी जगह शेर खां जो है इसका शासक रहता है। ठीक है, और इस युद्ध में ये पराजित होता है। पराजित होने के बाद अपने बेटे कुतुब खां को हुमायूं की सेना में सेवा में भेजता है कुछ सैनिकों के साथ। बहरहाल ये 1532 का युद्ध याद रखिएगा। इसके बाद 1535-36 में गुजरात के शासक किसको हराता है? बहादुर शाह को। बहादुर शाह पराजित करता है। इसके बाद जो प्रमुख युद्ध आपको ध्यान में रखना है 1539 और 1540। ठीक है, यह युद्ध जून 1539, अगर डेट कहेंगे तो 29 जून, चौसा का युद्ध, और दूसरा मई 1540 बिलग्राम का युद्ध, ठीक है। ये 2 महत्वपूर्ण युद्ध होते हैं, और दोनों युद्ध शेर शाह सूरी के साथ लड़ता है। ठीक है, जून 1539 चौसा का युद्ध और मई 1540 बिलग्राम का युद्ध। यह बंगाल जाता है 1539 में, 38 में जाता बंगाल। जब वहां से वापस आता है तो यह बक्सर के पास में चौसा नामक स्थान पर यह अफगानों से घिर जाता है। वह शेर खां से, जो शेर शाह सूरी के नाम से गद्दी पर बैठता है, उससे वह घिर जाता है, और किसी तरीके से एक भिस्ती की सहायता से इसने अपनी जान बचाई। अपने घोड़े सहित वह गंगा नदी में, गाजीपुर के पास में है, गाजीपुर के निवासी इसको जानते भी होंगे। ठीक है, वह गंगा नदी में कूद जाता है, जहाँ एक भिस्ती ने इसकी जान बचाई, और उसके बाद पराजित होकर भागता है। और फिर उसके बाद कन्नौज के पास बिलग्राम नामक युद्ध पर इसमें 1540 में यह पूर्णतः पराजित हो जाता है शेर शाह सूरी से। ठीक है, चौसा की युद्ध के बाद शेर शाह सूरी का जो नाम रहता है वो शेर खां रहता है इसके पहले। ठीक है, और चौसा के युद्ध के उपरांत इसने शेर शाह सूरी की उपाधि धारण की, शेर शाह सूरी। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको जानते रहिएगा, यह प्रश्न पूछा जाता है। दोनों युद्ध का ईयर तो बिल्कुल दिमाग में रखिएगा, 1539 और 1540, चौसा का युद्ध और बिलग्राम का युद्ध। बिलग्राम कहाँ पे पड़ता है? कन्नौज के पास में। चौसा कहाँ पे पड़ता है? बक्सर के पास में। ठीक है, चौसा के युद्ध के उपरांत भिस्ती ने इसकी जान बचाई। ठीक, और वह बाद में वह जब पुनः बादशाह बनता है तो भिस्ती को एक दिन के लिए मुगल शासक की सत्ता सौंपता है, साम्राज्य की सत्ता सौंपता है। और इसी के बाद शेर खां ने शेर शाह सूरी की उपाधि धारण। ये 2 प्रमुख तथ्य इसको जानते रहिए। यहाँ से पराजित होने के बाद यह भागता है, और भागकर फिर गुजरात होते हुए फिर वह काबुल कांधार चला जाता है, और जहाँ पर 1541 ईस्वी में, ठीक है,
1541 हिंदाल जो इसका छोटा भाई रहता है, जो अलवर की जागीर जिसके पास रहती है, वह हिंदाल के आध्यात्मिक गुरु मीर अली, ठीक है, इनकी पुत्री हमीदा बानो बेगम से यह विवाह करता है। और इसके बाद 1542 में अकबर का जन्म होता है, अकबर का, ठीक है। अब यह काबुल की तरफ भागा, काफी संघर्ष करता रहा, फिर वह किसी तरीके से सेना को तैयार करता है। सेना को तैयार करने के बाद यह पुनः भारत की तरफ रुख करता है, और उस रुख में ये क्या करता है कि 1554, ठीक है, 1554 भारत की तरफ जब ये आता है, इससे 1554 में पेशावर, दिसंबर 1554 में पेशावर, जनवरी 1555 में लाहौर, इसको आप लिख सकते हैं दिसंबर 1554 में पेशावर, जनवरी 1555 में लाहौर, मई 1555 में मच्छीवाड़ा का युद्ध, जिससे यह पंजाब को विजित कर लेता है, पंजाब को विजित, पूरा पंजाब विजित करता है। और उसके बाद जून 1555 में यह सरहिंद का युद्ध लड़ता है। इस युद्ध में अफगान शासक सिकंदर शाह शूर और इसकी तरफ से आपका बैरम खां आपका हुमायूं की तरफ से लड़ता है, और अफगान शासक सिकंदर शाह शूर यह लड़ता है, जिसमें यह पराजित होता है। और सरहिंद की युद्ध के बाद यह पुनः भारत पर अपने अधिकार को स्थापित करने में सफल हो जाता है, और जुलाई 1555 में पुनः गद्दी पर, ठीक है। यह क्लियर हुआ आपका। अब यहां से देखिए कैसे इसका सीक्वेंस बनता है। दिसंबर 54 पेशावर, जनवरी 55 लाहौर, मई 55 मच्छीवाड़ा का युद्ध पंजाब पर विजित, जून 55 में सरहिंद का युद्ध सिकंदर शूर और बैरम खां के बीच में, सिकंदर शूर पराजित होता है, और जुलाई 55 में यह पुनः गद्दी पर बैठता है। इसके बाद यह बहुत दिनों तक शासक नहीं रह पाया, और जनवरी 1556 में दिल्ली के दीन पनाह नामक पुस्तकालय की, दीन पनाह नामक महल के पुस्तकालय की सीढ़ियों से उतरता हुआ यह लड़खड़ा कर गिरता है, और गिरने के बाद इसकी मृत्यु हो जाती है। इसके विषय में लेन पुल नामक एक इतिहासकार कहते हैं कि हुमायूं जिंदगी भर लड़खड़ाता रहा, और लड़खड़ाते इस जीवन से चला गया, ठीक है। हुमायूं की पराजय का मुख्य कारण उसकी सुंदर किंतु विवेक रहित दयालुता थी। यह दोनों स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दोनों स्टेटमेंट लेन पुल के स्टेटमेंट है, ठीक है। हुमायूं की सुंदर किंतु विवेक रहित दयालुता उसकी पराजय का प्रमुख कारण था। हुमायूं जिंदगी भर लड़खड़ाता रहा, और लड़खड़ाते इस जीवन से चला गया। हुमायूं ज्योतिष में बहुत विश्वास करता था। वह सप्ताह के अलग अलग दिनों में अलग अलग कपड़े पहनता था, रंग के कपड़े पहनता था। जैसे शनिवार के दिन काले रंग के कपड़े पहनता था, सोमवार के दिन सफ़ेद रंग के कपड़े पहनता था,
इतवार के दिन पीले रंग का कपड़ा पहनता था। इसे सुल्तान ए कामिल की के नाम से भी जाना जाता है। आज हम आपको बाबर और हुमायूं तक ही सीमित रखेंगे। मुझे आशा है कि आप लोगों को मुगल साम्राज्य का जो प्रारंभ है वो समझ में आ गया होगा, और जो महत्वपूर्ण पॉइंट है आपको मैंने बता दिया। इतना अगर आपको दिमाग में रहेगा तो आप बहुत अच्छा पेपर करके आएंगे और आपका कोई क्वेश्चन गड़बड़ नहीं होगा। ठीक है, इसको आप लोग दोहरा लीजिएगा। और जो बिल्कुल फैक्ट जो आपके एग्ज़ाम में आने की संभावना बहुत प्रबल रहती है, उन फैक्ट्स के विषय में मैंने आज चर्चा किया आपसे। ठीक है, तो हम कोशिश करेंगे मुगल साम्राज्य बहुत जल्दी समाप्त हो। ठीक है, और जिससे मॉडर्न हिस्ट्री शुरू हो। मॉडर्न हिस्ट्री में से काफ़ी क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आज हम इसी जगह लेक्चर को समाप्त करने की घोषणा करते हैं, और आप लोगों को बहुत शुभकामना देते हुए आपको सभी लोगों को शुभ रात्रि और शुभ रात्रि।